अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ई हमने अभी तक खत्म करा, दैट वाज अबाउट द फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस। आज हम अपना मॉड्यूल नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज मॉड्यूल नंबर एफ, गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस एंड फैसिलिटीज। ठीक है, इसका यूनिट जो सबसे नंबर 1 है दैट इज रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है हम उनको डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आज जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट कस्टमर सर्विसेज कमेटी ऑफ द बोर्ड। वो क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, उनके क्या रोल्स होंगे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद जो पॉलिसीज बनेंगे ऑन कस्टमर सर्विसेज वो क्या क्या होंगे और किस किस रिगार्डिंग सर्विसेज पॉलिसीज बनाई जाएंगी, हम उसको देखने वाले हैं। उसके बाद कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं एक बैंक की, एंड उसके बाद जो सेविंग अकाउंट्स के रिगार्डिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है, हम उन गाइडलाइंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, कस्टमर सर्विस एक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। रीजन बीइंग बैंकिंग इंडस्ट्री, आप बैंकिंग इंडस्ट्री छोड़ो, कोई भी इंडस्ट्री के लिए वो अपने कस्टमर को किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। रीजन बीइंग एक कस्टमर ही ऐसा एंटिटी होता है जिसके थ्रू एक एंटिटी क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है। तो अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो इन टर्न क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, सिमिलरली इन बैंकिंग इंडस्ट्री कस्टमर सर्विस एक ग्रेटर पार्ट, ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। उसके साथ साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री वो क्या है, जैसे इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत लोग हैं इसके अंदर, तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया की वो इतने ज्यादा लोगों के पास क्या कर रही है, अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा रही है। तो इसलिए ये इंश्योर करवाना कि जिन जिन इतने सारे लोगों के पास जो सर्विस पहुंच रही है वो एडिक्वेट पहुंचे, सही पहुंचे, और उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, उस चीज के लिए रेगुलेशंस लाना बहुत जरूरी हो गया। सेकंड, उन सर्विसेज की क्वालिटी और कंटेंट को बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए भी रेगुलेशन लाना क्या हो गया, जरूरी हो गया। रीजन क्या हो रहा था, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक किसी भी सर्विस की डिमांड करेंगे तो उनसे एक तो डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएंगी। तो उस चीज से कोप करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए क्या गया, गाइडलाइंस ला दी गई, कुछ प्रोसीजर्स ला दिए गए कि आप इन चीजों को फॉलो करो ताकि आपके लिए जो कस्टमर सर्विस है वो प्रोवाइड करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले अपना टॉपिक देख रहे हैं दैट इज कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड। इसमें बेसिकली क्या है, हर एक बैंक को के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उन्हें क्या करना है, कस्टमर सर्विस कमेटी बनानी है। ठीक है, कस्टमर सर्विस कमेटी के अंदर उन्होंने क्या करना है, एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स रखने हैं ताकि क्या करा जा सके, पॉलिसीज बनाई जा सके रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विस। ठीक है, जो भी ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनका बेसिकली जो एम होगा वो क्या होगा, एक तो जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना फर्स्ट, सेकंड जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, और जो भी हमारी कस्टमर सर्विस के अंदर एक तो क्वालिटी हम ला रहे हैं, सेकंड जो जो भी क्वालिटी चल रही है उसको क्या कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं। सो बैंक्स को क्या जरूरी है, उन्हें अपने साथ एक बनानी कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके मेंबर्स होंगे, जिनका होल पर्पस क्या होगा, पॉलिसीज बनाना ताकि जो भी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उनकी क्वालिटी को क्या करा जा सके, इंप्रूव करा जा सके। जो भी कस्टमर सर्विस कमेटी बनाई जाएगी उनके रोल्स क्या होंगे। सो कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड को कौन कौन सी चीजों को एड्रेस करना है, उसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी कि डिपॉजिट के रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनाओ। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड हो, आपको वो पॉलिसी बनानी है। उसके बाद कुछ ऐसे इश्यूज लाइक डेथ ऑफ, कभी भी डेथ ऑफ डिपॉजिटर होता है तो उसके अकाउंट के ऑपरेशन किस तरीके से होंगे, पैसा किस तरीके से नॉमिनी के अकाउंट में जाएगा, उस रिगार्डिंग क्या बनानी, प्रोविजंस बनानी, गाइडलाइंस इशू करनी। उसके बाद जब भी कोई बंदा कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है तो उसको किस तरीके से अप्रूव करना कि क्या प्रोडक्ट इस बंदे को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस बेसिस पे देना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, उन सबके लिए क्या बनाना है, अप्रूवल प्रोसेस को डिजाइन करना। उसके बाद डिपॉजिटर सेटिस्फैक्शन का एक एनुअल सर्वे करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि हम जो कस्टमर सर्विस एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर भी पा रही है, नहीं कर पा रही। उसके बाद
ट्राई एनुअल ऑडिट ऑफ सच ऑडिट मतलब एक साल के अंदर एटलीस्ट 3 बार ऑडिट करना है ऐसी सारी सर्विसेज का, ताकि हम क्या कर सके, सर्विसेज की क्वालिटी के अंदर आने वाला जो डिफेक्ट्स है उसको पता लगा सके एंड टाइमली बेसिस पे क्या कर सके, रेमेडियल एक्शंस ले सके। ठीक है, उसके साथ साथ बैंकिंग कमेटी जो भी हमने भी देखी, बैंक जो कमेटी बना रहा है रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विसेज, उनको कुछ और इश्यूज भी एड्रेस करने हैं। और इश्यूज में एड्रेस करने में दो चीजें आती है। सबसे पहले तो हमने देखना है जो भी बैंकिंग अबर्ट्समैन होते हैं, बैंकिंग अबर्ट्समैन बेसिकली कौन होता है, सपोज मैं एक कस्टमर हूं बैंक का, मुझे कोई भी बैंक से दिक्कत है, मैं बैंक की कंप्लेंट करता हूँ बैंकिंग अबर्ट्समैन के पास। ठीक है, बैंकिंग अबर्ट्समैन क्या करता है, मेरी कंप्लेंट को देखता है एंड इन केस अगर उसे लगता है कि मुझे कंपनसेशन देने की जरूरत है तो वो मुझे कंपनसेशन देता है एंड उस कंपनसेशन को हम बोलते हैं अवार्ड। So award given by banking ombudsman, basically compensation given by the banking ombudsman on basis of a complaint. So जो भी कमेटी होगी उन्हें क्या करना है, अगर बैंकिंग ombudsman में कोई अवार्ड किसी को दिए हैं तो उन चीजों को उन्होंने देखना है, उन चीजों को एनालाइज करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सिस्टम की डेफिशिएंसीज क्या थी जिसके करके उन्हें अवार्ड देने पड़े, जिसके करके कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक है, इसका बेसिकली पर्पस क्या हुआ, कंप्लेंट्स देख रहे हो कि कंप्लेंट्स आ क्यों रही हैं एंड कंप्लेंट्स के रूट कोज को निकाल के उसको खत्म करना है, तो उन चीजों को भी कमेटी ने क्या करना है, एड्रेस करना है। उसके साथ साथ ऐसे अवार्ड जो अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड है, मतलब जो अभी तक प्रोवाइड नहीं करे गए हैं, उनमें 3 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका है, उन चीजों को एनालाइज करना ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है, जो अवार्ड्स गिवन नहीं हुए हैं, क्या उनके पीछे अगर कोई वैलिड रीजन था, अगर तो वैलिड रीजन है देन इट्स ओके, एंड इन केस अगर वो विदाउट वैलिड रीजन के अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं तो उनके लिए हमने क्या लेना है, नेसेसरी रेमेडियल एक्शन लेना है। सो जो भी कमेटी बनाएगी, ऊपर वाले 5 पर्पस तुमने देखने उसके साथ बैंकिंग अवार्ड्समैन के रिलेटेड अवार्ड्स को भी उन्होंने क्या करना है, अपनी एक्शंस के अंदर डील करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स के पास क्या है, एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर वो क्या क्या चीजें कवर करे। सबसे पहले तो ब्रांचेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आ जाता है लाइक फर्नीचर, एसीज, पानी पीने के लिए टॉयलेट्स एक्सेट्रा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा, ये चीजें उनको प्रोवाइड करना ताकि अल्टीमेटली क्या हो सके, कस्टमर सर्विसेज बेटर हो सके। उसके बाद अपनी बैंकिंग ब्रांच के अंदर जो भी आपने बोर्ड्स लगाने हैं वो आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए, इंग्लिश में भी रखो, हिंदी में भी रखो और साथ के साथ लोकल लैंग्वेज में भी रखो। रीजन भी, कुछ लोग हो सकते हैं इंग्लिश जिनको इंग्लिश हिंदी समझ ना आती हो बट वो अपनी लोकल लैंग्वेज समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल हम पंजाब की लेते हैं, पंजाब का सपोज एक पर्सन है, वो सपोज एक किसान है, ठीक है, वो अगर बैंक में जाता है तो ना उसको इंग्लिश आती ना उसको हिंदी आती, बट वो अपनी पंजाबी जो उनकी लैंग्वेज है वो इजिली समझ सकते हैं। तो उस चीज के लिए एक गाइडलाइन आती है कि जो भी आप अपने इंडिकेटर बोर्ड्स रखोगे, इंडिकेटर बोर्ड्स में क्या क्या आ सकता है, आप अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकते हो, रूल्स के बारे में, टाइमिंग बताई हो सकती है और भी कुछ डिटेल्स हो सकते हैं जो अपने बोर्ड पर लगा के रखी हो सकती है। तो उन चीजों को अगर आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी रख देते हो तो सभी के सभी पर्सन क्या कर सकते हैं, उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंश्योर कराना कि जो इंप्लॉइज हैं वो कस्टमर को किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो उनको पोलाइटली वे से रिस्पॉन्स करे ताकि जो भी कस्टमर्स है अगर उनको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, उसे इसलिए सॉल्व कर पाए। एंड साथ साथ वो क्या करे, कस्टमर्स को उनकी ट्रांजेक्शन करने में क्या करे, हेल्प करे। उसके बाद कस्टमर्स को आप बुकलेट्स प्रोवाइड कराओ जिसके अंदर बैंक के अंदर मिलने वाली सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज की डिटेल हो, एंड वो बुकलेट भी आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद जो स्टाफ है वो भी क्या करे, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज सबके अंदर कम्युनिकेट करे विद द कस्टमर्स। रीजन नहीं, अब जैसे हमने किसान वाली एग्जांपल ली थी, उसको ना हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है बट वो पंजाबी समझ पा रहा है, तो जो अगर स्टाफ है वो भी अगर पंजाबी बोलता है तो कस्टमर क्या है उस चीज को इजिली समझ सकता है। उसके बाद जो बैंक का एक्सिस्टिंग सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हमने टाइमली बेसिस पे रिव्यू करना है और उसको इंप्रूव कराना ताकि बैंकिंग के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कस्टमर्स का बना रहे। उसके बाद कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने स्टाफ को ट्रेन करना है ताकि वो कस्टमर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड कर सके। उसके बाद कस्टमर सर्विस ऑडिट, कस्टमर सर्विस सर्वे जो हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा, ताकि हम क्या कर सके, अपनी सर्विसेज को इंप्रूव कर सके। उसके बाद हमने क्या करना है, कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम्स और पीरियोडिकली मीटिंग्स करनी है टाइमली बेसिस पे ताकि कस्टमर्स और बैंकिंग ऑफिशियल आपस में इंटरेक्ट कर सके एंड इन केस कस्टमर्स को कुछ डेफिशिएंसी लग रही है, कस्टमर्स को कोई दिक्कत आ रही है, वो चीज कम्युनिकेट हो चुके टू द बैंकिंग ऑफिशियल एंड उसके रिगार्डिंग क्या कर सकें, जो भी रेमेडियल एक्शंस बनते हैं वो रेमेडियल एक्शंस लिए जा सके। ठीक है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग टू रिव्यू एंड डेलिब्रेट ऑन कस्टमर सर्विसेज beside a detailed memorandum on of review customer services, customer care aspects in the bank should be submitted to the board of directors once every 6 months and prompt corrective action initiated wherever service quality skill gaps have been noticed। ठीक है, इसके बीच में क्या बोर्ड को टाइमली बेसिस पे क्या करनी है, मीटिंग करनी है ताकि कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस करा जा सके। इसके साथ साथ हमें एक डिटेल मेमोरेंडम सबमिट कराना है, डिटेल मेमोरेंडम रिगार्डिंग
कस्टमर केयर सर्विसेज, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, उनके अपने डिटेल बनानी है कि किस किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, मतलब एवरी 6 मंथ आपने क्या करना है, उस चीज मेमोरेंडम को बोर्ड को सबमिट करना है, ताकि जो उसकी फाइंडिंग्स उसको एनालाइज करा जा सके, एंड इन केस कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है तो उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। सो दिस वाज अ रोल ऑफ द कस्टमर सर्विस कमेटी। ठीक है, इसको हम अगर जल्दी से रिवाइज करें, सबसे पहले कस्टमर सर्विस कमेटी के क्या क्या करना है, जो मेन उनके काम है, एक तो कंप्रिहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी बनाना, कुछ प्रिकली इश्यूज के ऊपर अपनी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस के बारे में बताना, ठीक है, ट्राई एनुअल सर्वे ऑफ डिपॉजिटर्स करवाना है, ट्राई एनुअल ऑडिट ऑफ सच सर्विसेज करवाना, ये उनके काम के अंदर आता है। उसके साथ साथ उन्हें कुछ अदर इश्यूज भी एड्रेस करने हैं, अदर इश्यूज में उन्हें अवार्ड से रिलेटेड इश्यूज एड्रेस करने हैं। सबसे पहले तो जो अवार्ड्स इंप्लीमेंट करेंगे उनको एनालाइज करो कि क्या उनको अवार्ड्स दिए क्यों गए, उनका रीजन क्या था। उसके बाद आप उन अवार्ड्स को भी देखो जो अभी तक अनइम्प्लीमेंटेड पड़े हैं, और उनको 3 महीने ज्यादा का टाइम हो चुका है। अगर उनके इंप्लीमेंटेशन किसी वैलिड रीजन करके रुकी हुई है देन इट्स ओके। अगर कोई इनवैलिड रीजन के करके वो इंप्लीमेंटेशन रुकी हुई है तो आपको क्या लेने हैं, उसके ऊपर नेसेसरी रेमेडियल एक्शंस ले लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक का जो बोर्ड होगा उन्हें अप्रूव पॉलिसीज बनानी है, ताकि कुछ और फैसिलिटीज या कुछ और एस्पेक्ट्स को कवर करा जा सके, जिसके अंदर मेनली क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इंडिकेटर बोर्ड रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के अंदर रखना, ऑफिशियल्स किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज पे ध्यान रखना, कस्टमर्स को बुकलेट्स प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट द बैंक इन हिंदी, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो उसके अंदर भी हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का यूज करना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सिस्टम उसको रिव्यू करके उसको इंप्रूव कराना, अपने स्टाफ को ट्रेन करना, टाइमली बेसिस पे कस्टमर सर्विस ऑडिट और कस्टमर सर्विसेज को परफॉर्म करना, एंड कस्टमर रिलेशन प्रोग्राम्स एंड पीरियोडिकल मीटिंग्स करना विद द कस्टमर्स, ताकि डेफिशिएंसीज के बारे में पता लगाया जा सके। उसके साथ साथ बोर्ड को क्या करना है, पीरियोडिकली बेसिस पे मीटिंग करनी है, ताकि कस्टमर सर्विस के ऊपर जो भी डेफिशिएंसीज है उनको रिव्यू करा जा सके। एंड उसके अंदर बैंक्स को क्या करना है, एक डिटेल मेमोरेंडम बनाना है अबाउट द कस्टमर सर्विस और द कस्टमर केयर, एंड उस मेमोरेंडम को क्या करना है, एवरी हाफ ईयर अपने बोर्ड को सबमिट कराना है, ताकि इन केस उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, कोई रेमेडियल एक्शन लेने की जरूरत है तो उसको टाइमली बेसिस के ऊपर लिया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज में सबसे पहली चीज क्या है, एक हमारे पास एक कमेटी थी, कमेटी का नाम था कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीपी एपीएस। उन्होंने रिकमेंड करा कि आपको कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी आप कमेटी बना रहे हो वो एडवोक नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी जो हम ऊपर कमेटी बढ़ गए थे, कमेटी ऑन कस्टमर सर्विसेज, वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कमेटी होनी चाहिए, एडवोक कमेटी नहीं होनी चाहिए। एडवोक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी में क्या फर्क होता है, एडवोक कमेटी मतलब ऐसी कमेटी जब आपको जरूरत पड़ी आपने तब बना ली, इट इज काइंड ऑफ टेम्परेरी कमेटी। बट स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, परमानेंट या सेमी परमानेंट कमेटी होती है, क्योंकि जो कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग आने वाले इश्यूज हैं वो क्या है, रेकरिंग है, वो बार बार होने वाले हैं। तो आप ये नहीं कर सकते जब इशू आया तब आपने कमेटी बना ली, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एक स्टैंडिंग कमेटी अपने पास बना के रखनी है कि आपके पास वो कमेटी है, जैसे जैसे इश्यूज आते रहेंगे, रेकरिंग बेसिस पे आते रहेंगे, उसी बेसिस पे हम क्या करते जाएंगे, उन सारे इश्यूज को सोल्व करते जाएंगे। सो हमने रिकमेंडेशंस उठाई ऑफ द कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एंड हमने ये मैंडेटरी कर दिया जो भी आप कमेटीज बनाओगे वो एडवोक कमेटीज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज होनी चाहिए। ठीक है, जो भी कमेटीज होंगी उनका जो चेयरमैन होगा वो सीएमडी हो सकता है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और द ईडी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी होगी उन्हें क्या करना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रेलेवेंट इन द बैंक उनको रिव्यू करना है, एंड इन केस कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है तो उनको वो करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्हें एक सिर्फ टाइमली और इफेक्टिव रिव्यू तो करना ही करना है अबाउट द कस्टमर सर्विसेज, एंड उसके साथ साथ जो भी आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस आई हैं रिगार्डिंग कस्टमर सर्विसेज उस चीज का भी आपको क्या करना है, टाइमली बेसिस के ऊपर रिव्यू करना है। उसके बाद अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ड्यूरिंग इट्स टेन्योर इंडिकेटिंग इंटर एरिया एरियाज रिव्यूड प्रोसीजर प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाइड एंड सिंप्लीफाइड इंट्रोड्यूस में भी आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर आपको स्टैंडिंग कमेटी ने जो जो काम करे, जहां जहां काम करे, उनका एक समरी बना के अपने बोर्ड को सबमिट करवानी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमारे फंक्शंस खत्म होते हैं, ये पॉइंट नहीं है, ईडी पॉइंट इकट्ठा है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था, रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर आपको स्टैंडिंग कमेटी ने अपने टेन्योर के अंदर क्या क्या काम करा है उसको पीरियोडिकली बेसिस पे बनाना है और अपने बोर्ड को क्या कर देना, उसको सबमिट करवा देना है, ताकि जो भी स्टैंडिंग कमेटी के जो काम है उसको रिव्यू करके
उसके ऊपर अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत है तो वो लिए जा सके। सो ये था हमारा अबाउट द स्टैंडिंग कमेटी। उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज नोडल ऑफिसर फॉर कस्टमर सर्विसेज। सो हर एक बैंक से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो अपना एक नोडल डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिस बनाए जो सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करेगा विद रिगार्ड टू द कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, तो नोडल सर्विसेज और डिपार्टमेंट होगा, उसके पास क्या कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर अपनी ग्रीवेंस लेके जा सकता है। सेकंड, आरबीआई को या बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कोई भी लीजिंग करनी है या जिसको हम बोल सकते हैं डिस्कशन करनी है, कम्युनिकेशन करनी है रिगार्डिंग द कस्टमर सर्विसेज कंप्लेंट्स, वो किसके थ्रू होगी, नोडल डिपार्टमेंट और नोडल ऑफिशियल के थ्रू होगी। इसलिए हर एक बैंक को क्या करना है, अपना एक नोडल डिपार्टमेंट स्लैश ऑफिशियल अपने पास बना के रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच लेवल कस्टमर सर्विसेज कमेटी। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो हमने अभी ऊपर कस्टमर सर्विसेज कमेटी देखी थी, दैट वाज ऑन द सेंट्रल लेवल, जो पूरे के पूरे बैंक के साथ एक साथ डील कर रही है। उसके साथ साथ बैंक को क्या करना है, अपने ब्रांच लेवल के ऊपर भी कस्टमर सर्विसेज कमेटीज बना के रखनी है। रीजन मीन अगर क्योंकि देखो कस्टमर है, कस्टमर तो डायरेक्ट ब्रांच पे आने वाला है, वो डायरेक्ट सेंट्रल ऑफिस पे नहीं आने वाला। तो अगर उसके जो कंप्लेंट्स हैं वो ब्रांच लेवल पे ही डील हो जाती हैं या ब्रांच लेवल पे ही उसका रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द बैंक एंड द कस्टमर ऑल्सो। सो बैंक्स को क्या करना है, कस्टमर सर्विसेज कमेटी बनानी है ऑन द ब्रांच लेवल, ताकि जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द कस्टमर एंड बिटवीन द बैंक, उसको क्या करा जा सके, इजी बनाया जा सके। एंड बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो उनकी ब्रांच लेवल कमेटी है उनको नेसेसरी पावर्स दिए जाए, ताकि जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी रेमेडियल एक्शंस लिए जा सके। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कस्टमर सर्विस कमेटीज के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। कस्टमर सर्विसेज मेंबर, उनके मेंबर्स हो सकते हैं बैंकिंग ऑफिशियल्स भी होंगे एंड कस्टमर्स भी होंगे। कस्टमर्स में पर्टिकुलरली एक रिकमेंडेशन आई हुई है, लाइक जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, उन वो सीनियर सिटीजन के केस में बेसिकली क्या है, वो थोड़ी मतलब अगर हम उन्हें यंग पर्सन से कंपेयर करें तो बैंकिंग सर्विसेज लेने में थोड़े पीछे रह जाते हैं। रीजन बीइंग टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसी, फिजिकल डेफिशिएंसी, कि वहां तक जाना, बाकी टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती है एक्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हो, एक सीनियर सिटीजन को भी उस कमेटी का पार्ट बना सकते हो, ताकि वो सीनियर सिटीजन का भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सके कि हमें क्या क्या दिक्कतें आती है विद रिगार्डिंग टू द बैंक। उसके साथ साथ जो ब्रांच लेवल कमेटी होगी उन्हें एटलीस्ट वंस अ मंथ क्या करनी है, अपनी मीटिंग करनी है, ताकि जो भी चीजें हैं उनको क्या करा जा सके, डिस्कस करा जा सके। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सीपीपी एपीएस जो कमेटी बनेगी वो स्टैंडिंग होगी, एडॉक कमेटीज नहीं बनेगी। उनके हमने कुछ प्रोसीजर देखे, उनके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद नोडल ऑफिसर्स फॉर कस्टमर सर्विसेज में हमने देखा कि आपको एक नोडल डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिस बनाने हैं, ताकि उनके पास ग्रीवेंसेस जा सके एंड आरबीआई या बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कोई भी कम्युनिकेशन करनी है वो बैंक के साथ इजिली हो सके। उसके साथ साथ बैंक को क्या करना है, ब्रांच लेवल के ऊपर भी कस्टमर सर्विसेज कमेटीज बनानी है, ताकि एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया जा सके एंड ब्रांच लेवल कमेटीज को क्या करा जा सके, स्ट्रेंथन करा जा सके। उनके मेंबर्स बैंकिंग ऑफिशियल्स भी होंगे, कस्टमर्स भी होंगे। कस्टमर्स के तौर पे आप एक सीनियर सिटीजन को उनका मेंबर्स रख सकते हो। एंड जो भी ये कमेटी बनेगी उन्हें क्या करनी है, एटलीस्ट वंस अ मंथ अपनी एक मीटिंग करनी है, ताकि जो भी इश्यूज है उनको इजीली एड्रेस करा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज ऑन कस्टमर सर्विसेज। इसके अंदर हम काफी सारी कस्टमर सर्विसेज देखेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम क्या क्या पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, उन सभी गाइडलाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बोर्ड की अप्रूव्ड पॉलिसी होती है रिगार्डिंग कंप्रीहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी, वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, कंप्रीहेंसिव डिपॉजिट पॉलिसी में सबसे पहले क्या आता है, बैंक को क्या करना है, ट्रांसपेरेंट एंड कंप्रीहेंसिव पॉलिसीज बनानी है रिगार्डिंग द डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर भी एक तो डिपॉजिटर जो इन जनरल मतलब सभी डिपॉजिटर्स के लिए एंड स्मॉल डिपॉजिटर्स के लिए स्पेसिफिकली, बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट एंड कंप्रीहेंसिव पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट का मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर कुछ भी छुपाया ना हो, सब कुछ साफ करके दिखाया गया हो। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर सब कुछ कवर किया गया हो। तो आपको डिपॉजिटर्स के रिगार्डिंग जो भी उनके राइट्स हैं वो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली और कॉम्प्रिहेंसिवली पॉलिसी बना के डिस्क्लोज करने हैं। उनके अंदर उनको सारे के सारे एक्सपेक्ट्स कवर करने हैं। सारे के सारे एक्सपेक्ट्स में क्या हो जाता है, लाइक डिपॉजिट अकाउंट में ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे, चार्जेस किस तरीके से लेवीएबल होंगे, या और कोई भी जो इश्यूज है वो डिपॉजिटर्स को आ सकते हैं, उन सभी चीजों को आपने क्या करना है, कवर करना है। उसके साथ साथ जो आप ये डिपॉजिट पॉलिसी बनाओगे इसके अंदर आपका सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज भी होना चाहिए कि जो भी आप हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हो उसको किस तरीके से सीक्रेट रखा जाएगा, किस तरीके से उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, वो भी आपको इंक्लूड करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी डिपॉजिट पॉलिसी में किसी भी तरीके से टाइम अप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। टाइम अप प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होता है,
कि अगर आप एक प्रोडक्ट लेते हो तो आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो उस तरह की जो प्रैक्टिस है वो एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, उस तरह की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। सो बैंक्स को क्या करनी है, ट्रांसपेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनानी है रिगार्डिंग द राइट ऑफ डिपॉजिटर्स इन जनरल एंड स्मॉल डिपॉजिटर्स, जिन्हें उन्हें क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स में ऑपरेशंस किस तरीके से होंगे, उन पर चार्जेस क्या लगेंगे, और भी अगर कोई रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं उन चीजों को उन्होंने कवर करना है। उसके साथ साथ उन्हें सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज भी उस पॉलिसी के अंदर डालना है। एंड उस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरीके से टाइम ऑफ प्रोडक्ट की जो क्लोजेज है वो नहीं होने चाहिए, वो एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस के अंदर आता है। उसके बाद बैंक्स को पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी है विद रिगार्ड टू द चेक कलेक्शन पॉलिसी, की चेक्स को किस तरीके से कलेक्ट करा जाएगा। उसके अंदर उन्हें क्या अपनी जो भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, सब चीजों को कवर करना है एंड एक क्लियर पॉलिसी फॉर्म करनी है। जो भी पॉलिसीज बनाएंगे उनके अंदर उन्हें कुछ एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। एस्पेक्ट्स में बेसिकली क्या आता है, इंटरमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल आउटस्टेशन चेक्स, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ लोकल आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिलेड कलेक्शन और कस्टमर कॉम्पनसेशन पॉलिसी। ठीक है, सो बेसिकली जो आप पॉलिसीज बनाओगे, पॉलिसी में आपको क्या क्या कवर करना है कि जो भी आपके लोकल आउटस्टेशन चेक होंगे वो किस तरीके, उनका क्रेडिट किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा, कितने टाइम में प्रोवाइड करा जाएगा, एंड इन केस उसकी कलेक्शन में डिले होता है तो उस तरीके में किस तरीके से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करनी है, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी अपनी फॉर्म करनी है। ठीक है, कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी में बेसिकली क्या आता है कि कस्टमर्स को किस तरीके से कंपनसेट करा जाएगा। ठीक है, उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। अगर वो अपनी पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए आईबीए जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन थी, उन्होंने क्या करा है, एक अपनी मॉडल पॉलिसी बनाई हुई है। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, आप उस पॉलिसी को उठाओ, उसके उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके आप अपने बैंक के अंदर उस चीज को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट जो भी आप पॉलिसी बनाओगे इसके अंदर फॉलोइंग जो एस्पेक्ट्स है वो कवर होने ही चाहिए। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स क्या है, एररनेस डेबिट्स अराइजिंग ऑन फ्रॉडलेंट और अदर ट्रांजैक्शंस, की इन केस कोई एरर की वजह से कोई डेबिट हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, उस तरीके से कस्टमर्स की किस तरीके से हेल्प करी जाएगी। इन केस कलेक्शन में डिले होता है तो इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा। इन केस डुप्लीकेट ड्राफ्ट होते हैं और उनको इशू करने में डिले होता है, उस केस में इंटरेस्ट किस तरीके से इशू करा जाएगा। उसके बाद बैंक्स के अंदर कोई अनऑथराइज्ड एक्शन लिए जाते हैं जिससे कि फाइनेंशियल लॉस होता है टू द कस्टमर, उस तरीके से उस सीन के अंदर कस्टमर को किस तरीके से कंपनसेट करा जाएगा, ये पॉलिसी के अंदर आपकी कवर होना चाहिए। ठीक है, सो चेक कलेक्शन पॉलिसी में बेसिकली क्या, आपको सबसे पहले 4 चीजें कवर करनी है कि किस तरीके से चेक्स कलेक्ट होंगे, कितने टाइम में कलेक्ट होंगे, कलेक्शन अगर डिले होती है तो किस तरीके से कंपनसेशन किस तरीके से इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद आपको कंपनसेशन पॉलिसी बनानी है। कंपनसेशन पॉलिसी आप खुद की भी बना सकते हो, इन केस आप खुद नहीं बना पा रहे हो तो आप आईबीए की मॉडल पॉलिसी उठाओ, उसके अंदर चेंजेस करके आप अपनी ओन पॉलिसी बना सकते हो। बट जो भी आप पॉलिसी बनाओगे उसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स आपको कवर करने ही करने हैं। 4 एस्पेक्ट्स कौन से हैं कि अगर डेबिट कोई गलती से होता है या कोई फ्रॉड होता है उस तरीके में कस्टमर को किस तरीके से कंपनसेशन दिया जाएगा, कलेक्शन में डिले होता है किस तरीके से इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा, डुप्लीकेट ड्राफ्ट को इशू करने के अंदर डिले आता है तो उस तरीके के अंदर किस तरीके से इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, एंड इन केस बैंक्स के अंदर कोई अनऑथराइज्ड एक्शंस होता है जिससे कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उस तरीके में कस्टमर को किस तरीके से कंपनसेट करा जाएगा, ये आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉलिसी बनानी है वो आपको बनानी है विद रिगार्ड टू द कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल पॉलिसी। अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट आती है विद रिगार्ड टू द बैंक, वो किस तरीके से उसको क्या करा सकता है, उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करा सकता है, उस तरीके की आपको एक वेल डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पॉलिसी बनानी है दैट इज रिगार्डिंग टू द गिविंग पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज। इसमें बेसिकली क्या, जो भी आपने पॉलिसी बनाई है उसको पब्लिसाइज करना है, मतलब उसको पब्लिक को बताना है कि ये पॉलिसीज ऑलरेडी बैंक के अंदर बनी हुई है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप ब्रांचेस के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं उसके ऊपर लिख सकते हो कि हमारे बैंक्स में ये फैसिलिटीज है, ये पॉलिसीज हैं विद रिगार्ड टू द कस्टमर सर्विस, और उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, उस चीज को पब्लिसाइज कर सकते हो। उसके अलावा जब भी आपके साथ कोई कस्टमर है वो न्यू रिलेशनशिप बना रहा है, चाहे वो एज अ डिपोजिटर बना रहा हो, चाहे वो एज अ बोरोवर बना रहा हो, या किसी भी तरीके से वो आपका कस्टमर बन रहा है, उस टाइम भी आपको क्या करना है, अपनी सारी पॉलिसीज के बारे में उस कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। एंड इन केस आप उन पॉलिसीज के अंदर किसी भी तरीके का चेंज आता है तो बैंक्स को नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ताकि कस्टमर्स को ड्यूली इन्फॉर्म करा जा सके कि पहले ये पॉलिसीज थी, अब इसके अंदर चेंज आके ये न्यू पॉलिसी अब ये हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे पॉलिसीज पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड एट द काउंटर्स। उसमें सबसे पहली जो सर्विस आती है, सबसे पहली जो पॉलिसी आती है दैट इज रिगार्ड टू द बैंकिंग आवर्स और वर्किंग आवर्स ऑफ द ब्रांच। सो इसके अंदर हमें ये कहा गया बैंक्स को नॉर्मली वीकडेज के ऊपर एटलीस्ट 4 आवर्स पब्लिक ट्रांजेक्शन के लिए खुलना है, एंड सैटरडेज पे एटलीस्ट 2 आवर्स पब्लिक काम के लिए खुलना पड़ेगा। ठीक है,
ताकि क्या करा जा सके, एक्चुअल जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करी जा सके। उसके अलावा बैंक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्सटेंशन काउंटर्स, सैटेलाइट ऑफिसेज और वन मैन ऑफिसेज और अदर स्पेशल क्लास ऑफ ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, ताकि क्या करा जा सके, फैसिलिटीज को इजिली प्रोवाइड करा जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ चेंज इन बैंकिंग आवर्स में बेसिकली क्या है, बैंकिंग आवर्स कितने होने चाहिए एज सच कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। बैंक्स अपने कन्वीनियंट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर्स अपने डिफाइन कर सकते हैं। बट वो क्या नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे, बैंक्स को क्या करना है, अपने कस्टमर्स को बताना है एंड उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी वो टाइम फिक्स कर रहे हैं वो अदर लोकल लॉज लाइक शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा के का वायलेशन ना कर रहा हो। उनकी प्रोविजंस के अंदर रहते रहते ही आपको क्या करना है, अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स की जो ऑब्लिगेशन है टू द स्टाफ रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल अबाउट सेटलमेंट, उनको भी आपने क्या करना है, कंप्लाई करना है। आपको एक अपना क्लियरिंग हाउस भी बनाना है, उससे भी आपने कंसल्ट करना है कि हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, रूरल एरियाज के अंदर बैंक्स क्या कर सकते हैं, अदर देन बिजनेस आवर्स के अलावा भी क्या कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि लोकल रिक्वायरमेंट्स को क्या करा जा सके, कंप्लाई करा जा सके। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी रूरल एरिया के अंदर जो उनकी बैंक की टाइमिंग है, लाइक बैंक की टाइमिंग हम सपोज करें 9 to 4 है, मान लीजिए पब्लिक के लिए। ठीक है, 3 to 5 है जो बैंक्स अपना काम करते हैं बाद में, जो क्लोजिंग वाला है, जो काम करना होता है। बट सपोज एक रूरल एरिया के अंदर बैंक है, उनके लिए 9 से 2 वाला जो टाइम है वो सुटेबल नहीं है। उनके जो टाइम एक्चुअली सुटेबल है दैट इज 7 to 12। तो बैंक्स क्या कर सकते हैं उस केस में, जो अपनी टाइमिंग है उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ताकि लोकल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करा जा सके। बट उसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। एंड जो भी हमने ऊपर पढ़ा था भी, जो भी लोकल लॉज हैं उनका उनका वोलेशन नहीं होना चाहिए। उनको कंप्लाई करते करते ही आपने अपनी टाइमिंग्स को क्या करना है, सेट करना है। उसके बाद अगली प्रोविजंस आती है विद रिगार्ड टू द कमेंसमेंट और एक्सटेंशन ऑफ वर्किंग आवर्स। इसमें बेसिकली क्या है कि आप ये कर सकते हो मेट्रोपॉलिटन और अर्बन सेंटर्स में कि जो भी बैंकिंग ऑफिशियल्स का टाइम है आप 15 मिनट पहले कर सकते हो विद द जो भी बिजनेस आवर्स हैं। लाइक आप कस्टमर्स के लिए, जो हमने एग्जांपल ली थी, टाइम आपका सपोज है कस्टमर्स के लिए 9 to 2 का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक्स के लिए जो है टाइम है वो आप क्या कर सकते हो 8:45 से शुरू कर सकते हो फॉर द स्टाफ ओनली, ताकि जो भी वो कमेंसमेंट के काम है वो बिफोर कमिंग ऑफ द पब्लिक अपने परफॉर्म कर सके। बट उसके अंदर भी आपने ये देखना है जो भी आपकी लोकल शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसका वोलेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ बैंक्स ब्रांच मैनेजर्स एंड जो भी सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स होंगे उनको ये इंश्योर कराना है कि जो भी रिस्पेक्टिव काउंटर्स हैं हर टाइम उनके ऊपर स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड थ्रू आउट द प्रेस्क्राइब्ड आवर्स, ताकि कस्टमर्स को किसी भी तरीके की कोई भी कंप्लेंट इस रिगार्डिंग ना आए। उसके बाद बैंक को ये इंश्योर कराना है कि कोई भी काउंटर किसी भी टाइम पे अनअटेंडेड ना रहे, ताकि अनइंटरप्टेड सर्विस क्या करी जा सके, प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, वर्क इस तरीके से असाइन करना है कि जो भी टेलर काउंटर होंगे वो किस बैंकिंग आवर्स के टाइम पे क्लोज ना हो। उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो बंदा बैंक क्लोज होने से पहले एंटर कर गया बैंकिंग हॉल में उसको सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, उसको प्रॉपरली अटेंड करा जाए। ठीक है, सो दिस वाज द पॉलिसीज रिगार्डिंग द एक्सटेंशन टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलिसीज आती हैं दैट इज विद रिगार्ड टू द एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स फॉर नॉन कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें बेसिकली क्या है, बैंक्स क्या कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं टिल 1 hour बिफोर क्लोजिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स। मतलब जो भी आपका क्लोजिंग वर्किंग आवर्स की क्लोजिंग टाइम है उससे 1 घंटे पहले तक आप क्या कर सकते हो, टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो फॉर द बिजनेस आवर्स। बस इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल लेने के लिए हम ये ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हम अभी एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं कि बैंक्स की जो नॉर्मल टाइमिंग है दैट इज 9 to 12 फॉर पब्लिक। ठीक है, एंड 9 to 2 फॉर पब्लिक एंड 2 for 5 क्या है, बैंक का अपना टाइम है। ठीक है, उस टाइम में बैंक का जो क्लोजिंग टाइम है वो 5 है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अप टू 4 PM कि नॉर्मल पब्लिक के लिए आज 9 to 2 ही है, बट कुछ सर्विसेज, कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक भी परफॉर्म करी जा सकती हैं। तो ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो एक्सटेंडेड आवर्स के अंदर परफॉर्म करी जा सकती हैं, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले नॉन वाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिनके लिए वाउचर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, एंड
वाउचर जनरेटिंग ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए आपको वाउचर जनरेट करने पड़ेंगे। सो नॉन वाउचर ट्रांजेक्शन में क्या आता है, पासबुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को इशू करना, चेक बुक्स को इशू करना, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट्स की डिलीवरी लेना, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करना, क्लियरिंग चेक को एक्सेप्ट करना एंड बिल्स फॉर कलेक्शन को एक्सेप्ट करना। इन सब चीजों के लिए आपको वाउचर जनरेट करने की जरूरत नहीं होती। ये सारी नॉन ट्रांजेक्शन आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड आवर्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसे वाउचर ट्रांजेक्शन जिनको जो आपको क्या करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर जनरेट करना पड़ेगा। उसमें बेसिकली क्या है, इशू ऑफ टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट। जो हमने ऊपर देखा था दैट वाज टर्म डिपॉजिट रिसीप्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, आप उसकी क्या ले रहे हो, सिर्फ डिलीवरी ले रहे हो। इसके अंदर क्या है, आप टर्म डिपॉजिट जो रिसीप्ट है वो शुरू से इशू कर रहे हो, उसके लिए आपको वाउचर जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स फॉर लोकर रेंट ड्यू, कि आपको लोकर रेंट पे करना है तो आप उसके लिए चेक दे रहे हो बैंक में जाके, तो बट जब बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसको वाउचर जनरेट करना पड़ेगा। बट ये चीज भी आप क्या कर सकते हो, नॉन बैंकिंग आवर्स के अंदर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल चेक्स को इशू करना, गिफ्ट चेक को इशू करना और एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल चेक्स फॉर ट्रांसफर क्रेडिट। इन सब चीजें भी, ये सब चीजों के लिए आपको वाउचर जनरेट करना पड़ेगा, बट स्टिल आप ये चीजें क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बैंक्स को क्या करना है, ऐसी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स के अंदर करी जा सकती हैं, आपको कस्टमर्स को उनके बारे में नोटिफाई करना है। रीजन मीन, अगर कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन मैं एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली वो बैंक के अंदर आएंगे ही नहीं टू परफॉर्म दिस ट्रांजेक्शन। तो आपको इन चीजों का क्या करना है, प्रॉपरली नोटिफाई करना है। उसके अलावा बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपने इवनिंग काउंटर्स खोल सकते हैं अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सर्विसेज, ताकि नॉर्मल बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड भी क्या करी जा सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, बट बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक्सटेंडेड आवर्स के अंदर प्रोवाइड करी गई हैं या इवनिंग काउंटर्स के थ्रू प्रोवाइड करी गई हैं, उनको जो मेन अकाउंट है उनके साथ क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, ताकि उन ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली क्या हो सके, प्रॉपरली प्रेजेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद जो कंसर्न बैंक होंगे उन्हें अपने कंस्टिट्यूएंट्स को ड्यू नोटिस देना है about the functions to be undertaken during the extended banking hours through local newspapers or also by displaying on the notice of the board at the branch of concerned। Basically आपको जो भी extended banking hours के अंदर जो भी functions आप perform कर सकते हो, उसके बारे में आपको क्या करना है, अपने customers को बताना है। आप बताने के लिए local newspaper का भी यूज कर सकते हो, अपने branches के अंदर नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, जब इन केस आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो भी आपके क्लियरिंग हाउसेज है, जो भी आपके कंसर्न क्लियरिंग हाउसेज है, उसको भी आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि भाई हमारे क्लियरिंग हाउसेज ही हम ये वाली फैसिलिटीज क्या कर रहे हैं, एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स के अंदर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये गाइडलाइंस थी विद रिगार्डिंग टू द सर्विसेज जो हम काउंटर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली गाइडलाइन थी दैट वाज विद रिगार्डिंग टू द बैंकिंग आवर्स और वर्किंग डेज कितने होने चाहिए। तो नॉर्मल वर्किंग डेज में, वीक डेज में एटलीस्ट 4 घंटे, सैटरडेज पे एटलीस्ट 2 घंटे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन काउंटर, सैटेलाइट ऑफिस, वन मैन ऑफिसर, अदर स्पेशल क्लास ऑफ ब्रांचेस भी क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग आवर्स के अंदर अगर कोई चेंज आता है वो किस तरीके से होगा, या आपको चेंज करना है, फिक्स करना है, किस तरीके से होगा, हमने वो देखा। उसके बाद कमेंसमेंट और एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हमने इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस को देखा है। उसके बाद नॉन कैश ट्रांजेक्शंस एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में कौन कौन सी परफॉर्म करी जा सकती है, हमने उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करा है। नेक्स्ट जो हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं दैट आर रिगार्डिंग टू द अकाउंट्स विच आर ऑपरेटेड बाय द ओल्ड एंड इनकैपेसिटेटेड पर्सन। ओल्ड एंड इनकैपेसिटेटेड पर्सन क्या होता है, उनके हम आगे डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली क्या है, सिक, ओल्ड और इनकैपेसिटेटेड नॉन पेंशन अकाउंट होल्डर्स जो हैं, जो फैसिलिटीज नॉर्मल पेंशन अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है वो सेम फैसिलिटीज हम क्या करने वाले हैं, नॉन पेंशन अकाउंट होल्डर्स जो कि सिक, ओल्ड या इनकैपेसिटेटेड हैं एंड जो जॉइंट अकाउंट नहीं खोलना चाहते, उनको हम क्या कर सकते हैं, वो सेम की सारी सर्विस आपको क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास चीज आती है सिक, ओल्ड और इनकैपेसिटेटेड अकाउंट होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। सो ऐसे लोग या तो जो इतने बीमार हैं या कि वो या तो चेक नहीं साइन कर पा रहे या बैंक के अंदर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे, बट वो क्या कर सकते हैं, अपना अंगूठे की छाप क्या कर सकते हैं, अपने चेक के विड्रॉल फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं। बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकते, ना वो चेक के ऊपर साइन कर सकते। ठीक है, सेकंड, ऐसे लोग ना तो फिजिकली प्रेजेंट हो सकते, ना वो चेक कर सकते, ना वो अपना जो थंब इंप्रेशन है वो चेक के ऊपर लगा सकते हैं, विड्रॉल फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं ड्यू टू एनी फिजिकल इनकैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, सपोज एक पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उसके जो हैंड्स हैं, हैंड्स के ऊपर सपोज उसका प्लास्टर लगा हुआ है और फिंगर्स के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है, तो वो चाह के भी क्या नहीं कर सकता, फिंगर इंप्रेशन दे ही नहीं सकता, तो वो भी क्या आ जाएगा, सिक, ओल्ड और इनकैपेसिटेटेड अकाउंट होल्डर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उनके रिगार्डिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर किस तरीके से किए जाएंगे, उन हमें क्या करनी है, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। गाइडलाइंस में क्या क्या है, सबसे पहले
Wherever thumb or toe impression of the sick or incapacitated account holder is performed, it should be identified by the two independent witnesses known to the bank, one of whom should be responsible bank official. सबसे पहले हमने ऐसे लोग देखे जो बैंक में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, साइन नहीं कर सकते, बट अपना थंब या टो इंप्रेशन दे सकते हैं। तो अगर उन लोगों से हम थंब और टो इंप्रेशन ले रहे हैं तो वो एक्चुअली उन्हीं लोगों का है। उस चीज को आइडेंटिफाई कौन करेगा? टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस करेंगे, और उन विटनेसेस में एटलीस्ट एक पर्सन क्या होना चाहिए? बैंक ऑफिशियल होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी, ऐसा बंदा जो ना आ सकता है, ना अपना थंब या टो इंप्रेशन दे सकता है। उस केस में क्या करना है? आप एक मार्क ऑब्टेन कर सकते हो। मार्क क्या होता है? बेसिकली आपने कुछ भी मार्क ले लिया उनसे कि लाइक स्टार बना दिया, कुछ भी। आप कुछ भी मार्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें नहीं दी गई है। मार्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन, मार्क की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं लॉ के अंदर, तो वो सीधी प्रोवाइड करी गई है, जो भी उसका एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग है, दैट इज मार्क। तो मार्क कुछ भी हो सकता है, तो कि उसने उस पर साइन कर दिया, उस पर टिक लगा दिया, कुछ भी। अगर आप उससे साइन की जगह मार्क ले रहे हो एंड, तो फिर वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब किन लोगों के सामने होना चाहिए? टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने, एंड उन टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस में एक रिस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिशियल होना ही चाहिए, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि उसी पर्सन ने मार्क लगाया है जो पर्सन एक्चुअली विड्रॉ करवाना चाहता है। उसके बाद customers are also asked to indicate the bank as to who would withdraw the amount from the bank on basis of the check withdrawal form obtained above, and that the person should be identified by the two independent witnesses. The person who should be actually drawing money from the bank should be asked to furnish his signature to the bank. ठीक है, अब हमने जो ऊपर वाली दो चीजें पढ़ी, उसमें बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? जो कस्टमर है वो क्या है? ओल्ड है, सिक है, इनकैपेसिटेड है, वो बैंक में नहीं आ सकता, ठीक है। बट उसने या तो चेक के ऊपर मार्क लगा दिया, चेक के ऊपर साइन कर दिया, कुछ भी कंडीशंस थी, हमने वो भी क्या कर लिया? आइडेंटिफाई करवा लिया विटनेसेस से, और एक बैंक ऑफिशियल भी उनके साथ गया था। बट अब उस बंदे ने क्या करना है? पैसा निकलवाना है। अब वो खुद तो फिजिकली आ नहीं सकता, तो पैसा वो निकालेगा। सो उस केस में जो कस्टमर है वो बैंक को कह सकता है कि मेरे बिहाफ पे ये बंदा पैसे निकाल लेगा, ठीक है। एंड वो बंदा एक्चुअली कौन है? वो भी क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट विटनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उन इंडिपेंडेंट विटनेसेस में भी क्या होना चाहिए? एक बैंक ऑफिशियल होना चाहिए। उसके साथ साथ जो बंदे को थ्राइज कर देगा कस्टमर कि ये बंदा मेरे यहाँ पे पैसा निकाल सकता है, बैंक्स उनको क्या करना है? उस बंदे के सिग्नेचर अपने बैंक बुक के अंदर कराने हैं कि ये पर्सन ने ऑन बिहाफ ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल ए है जो वो सिख बंदा है और उसने बी को ऑथराइज करा है, तो बैंक ये साइन करवाएगा कि बी इज ऑथराइज्ड बाय ए टू विड्रॉ मनी ऑन हिज बिहाफ, एंड उसके ऊपर बी क्या करेगा? उस अपने सिग्नेचर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ओपिनियंस ऑफ आईबीए इन केस ऑफ पर्सन हु कैन नॉट साइन ड्यू टू लॉस ऑफ बोथ एंड्स। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या आता है? एक ऐसा बंदा जिसके किसी कारण से दोनों के दोनों हाथ उसके चले गए हैं, इन ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी बर्थ डिफेक्ट, किसी भी कारण से, उस केस में वो पर्सन किस तरीके से अपने साइन, अपने जो विड्रॉल्स है किस तरीके से परफॉर्म करेगा? रीजन मीन, अगर एक पर्सन के हाथ नहीं है तो वो चेक्स के ऊपर साइन नहीं कर सकता, विड्रॉल फॉर्म के ऊपर साइन नहीं कर सकता। तो उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है? हम कुछ गाइडलाइंस उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले साइन और मार्क की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? जो भी उनकी ग्रामेटिकल वेरिएशन और कोग्निट एक्सप्रेशंस के थ्रू जो भी उनकी डेफिनेशन आती है, हम उसको ही साइन बोलने वाले हैं। तो इन केस आप साइन नहीं ले पा रहे तो आप क्या ले सकते हो? उससे मार्क ले सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, उसके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? देयर मस्ट बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सन हु इज टू साइन एंड द सिग्नेचर कैन बी मीन्स बाय ऑफ द मार्क। मतलब बेसिकली आप किसी बंदे से साइन या मार्क ले रहे हो, तो जो बंदा विड्रॉ करवाना चाहता है उसके बीच में क्या होना चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। एंड इनके साइन नहीं है तो आप क्या ले सकते हो? उससे मार्क ले सकते हो। मार्क बेसिकली कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर दिया जा सकता है, एंड इट कैन बी द टो इंप्रेशन ऑल्सो। लाइक आपने पैर के अंगूठे का भी निशान दे दिया, दैट विल बी नोन एज मार्क, एंड उसको एक साइन की जगह यूज करा जा सकता है। बट उसके अंदर कंडीशन यही है कि आपका क्या होना चाहिए? फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिजिकली कॉन्टैक्ट उसमें क्या है? आपका जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रिगार्डिंग गाइडलाइंस आती हैं, दैट आर विद रिगार्ड टू द नीड फॉर बैंक ब्रांच एटीएम्स टू बी मेड एक्सेसिबल टू द पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज। इसमें बेसिकली क्या, ऐसे लोग जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए आपको क्या करना है? अपनी बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो लोग भी आपकी बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटीज को ले सके। उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? जो भी आपके एटीएम्स होंगे या जो भी आपके ब्रांचेस होंगे उसके ऊपर आपको क्या करने हैं? रैंप्स बनाने हैं, ताकि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर के ऊपर आ रहा है तो वो बैंक के अंदर आके अपनी फैसिलिटीज को ले सके, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हाइट ऑफ एटीएम है वो भी उस अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि अगर एक बंदा व्हील चेयर के थ्रू रैंप के ऊपर जा रहा है तो वो इजिली क्या कर सके? एंटर कर सके। उसके बाद बैंक्स को क्या करने हैं? एप्रोप्रिएट स्टेप्स, एप्रोप्रिएट रैंप्स बनाने हैं, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद व्हील चेयर क्या कर सके? बैंक में एंटर कर सके, एंड उन्हें किसी भी तरीके की बैंकिंग फैसिलिटीज लेने के अंदर डिफिकल्टी ना आए, ठीक है।
नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है विद रिगार्ड टू द विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। ठीक है, सो विजुअली इंपेयर्ड पर्संस मतलब जो ऐसे लोग जो जिनको तो कम दिखता है या वो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, उनको भी क्या करनी है, हमें प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, लाइक चेकबुक फैसिलिटी, एटीएम, लोकर एटसेट्रा, ताकि क्या कर सके वो भी बैंकिंग फैसिलिटीज उठा सके, बैंकिंग फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सके, क्योंकि बेसिकली वो क्या होते हैं, दे आर लीगली कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने एक ऑर्डर पास करा था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था बैंक्स को कि बैंक्स को क्या करना है, उन्हें यह इंश्योर कराना है जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज है वो सारी की सारी फैसिलिटीज विजुअली चैलेंज पर्सन को दी जाए, एंड इन केस उन्हें किसी भी तरीके की असिस्टेंस चाहिए तो उन्हें क्या करा जाए, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है जो भी फैसिलिटीज हैं, लाइक थर्ड पार्टी चेक्स, एटीएम फैसिलिटीज, किसी भी तरीके की जो बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो विजुअली चैलेंज पर्संस को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करवाई जाए, एंड इन केस कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वो असिस्टेंस क्या करी जाए, उन्हें प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया जिसके अंदर हमने कहा गया कि जो भी एटीएम्स होंगे उनके ऊपर ब्रेल कीपैड्स होने चाहिए। अगर आप अब भी किसी एटीएम में जाओगे तो आपने देखा होगा कि जो कीपैड होंगे वो ब्रेल सिस्टम के साथ होंगे, मतलब हर नंबर के ऊपर कुछ डॉट्स बनी होंगी, लाइक दिस दिस दिस, जिससे जो विजुअली पेड पर्सन है वो ये पता कर सकते हैं ये नंबर एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो एक सिस्टम लाया गया जिसके अंदर कहा गया जो भी एटीएम जुलाई 1 2014 के बाद इंस्टॉल होंगे उनके ऊपर ब्रेल कीपैड्स क्या होने चाहिए, मैंडेटरली होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को एक रोड मैप तैयार करवाना था कि उसके बाद जितने भी एटीएम्स थे उन सबको क्या कर सके, वो ब्रेल कीबोर्ड के साथ कन्वर्ट कर सके। आज प्रेजेंट टाइम के ऊपर आपको जो भी एटीएम मिलेगा वो विद ब्रेल कीपैड ही मिलेगा। ठीक है, इन सब की जो प्रोग्रेस है वो किसने रिव्यू करनी है, कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड, जो हम पॉइंट नंबर 2 में पढ़ गए थे, उनको ये चीज क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। उसके साथ साथ बैंक्स को ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो क्या करे, अपने एटीएम्स या बैंक ब्रांचेस के पास क्या रखे, मैग्नीफाइंग ग्लास रखे, ताकि जो पर्सन देख नहीं पाते हैं, जिनकी विजन कम है, वो भी क्या कर सके, इजिली फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकें। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, जो भी इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे रिलेटेड कोई भी फैसिलिटीज है फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको क्या करना है, अपने प्रोमिनेंटली बोर्ड्स के ऊपर नोटिस लगाना है कि हम ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि ये फैसिलिटीज एक्चुअली प्रोवाइड करी जाती हैं। उसके बाद ओपनिंग ऑपरेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स विद पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे लोग जो या तो ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस या मेंटल डिसेबिलिटीज से सफर कर रहे हैं, उनके किस तरीके से अकाउंट खोले जाएंगे और ऑपरेट करे जाएंगे, हम उन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक एक्ट आता है नोन एज द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। वो एक लॉ प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टू द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल पर्संस एंड टू मेक प्रॉपर प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स। बेसिकली जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो क्या कहता है कि जो मेंटली इल पर्संस है उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करा जाएगा, एंड जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी अफेयर्स है, वो किस तरीके से डील होंगे, ये एक्ट के अंदर प्रोवाइड करा गया है। इस एक्ट के अंदर एक परमिशन दी गई है कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मेंटली पर्संस के गार्डियंस अपॉइंट कर सकती हैं, एंड कुछ केसेस के अंदर मैनेजर्स अपॉइंट कर सकती हैं, जो क्या करेंगे, मेंटली इल पर्संस की प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द मेंटली इल पर्सन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एक्ट आता है नोन एज द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। वो भी लोकल लेवल कमिटीज को एक गार्डियन अपॉइंट करने की क्या देता है, परमिशन देता है, जो क्या करेगा, उस पर्सन जो भी मेंटली इल पर्सन है उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन, उसके बिहाफ पे उसकी प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा। सो बैंक्स को क्या करना है, इस लीगल पोजीशन का प्रॉपर प्रूफ लेना है, प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना है, प्रॉपर ऑर्डर लेना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके जो गार्डियन अपने आप को गार्डियन बता रहा है वो एक्चुअली उस पर्सन का क्या है, गार्डियन है, एंड वो उसके बिहाफ पे क्या कर पाए, अकाउंट्स उनके मेंटेन कर पाए। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकल लेवल कमिटी सेटअप अंडर दिस एक्ट। इसमें बेसिकली क्या, in pursuance of the direction of the High Court of Delhi, bank should ensure that their branches display in a conspicuous place कि essential details about the facilities under the enactment, मतलब मेंटल डिसेबिलिटीज एक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो आपको बताना है। उसके बाद द फैक्ट दैट द पार्टीज कैन अप्रोच द लोकल लेवल कमिटीज फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड दैट द सर्टिफिकेट इशूड अंडर द मेंटल डिसेबिलिटी एक्ट इज एक्सेप्टेबल एंड द डिटेल्स ऑफ द लोकल लेवल कमिटीज इन दैट एरिया। सबसे पहले तो बैंक्स को क्या करना है, अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर या कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर ये लिख के रखना है कि मेंटल डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं,
आप किस तरीके से उनसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड सर्टिफिकेट ले सकते हो, एंड सर्टिफिकेट क्या होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, एंड वो लोकल लेवल कमिटीज उस एरिया के अंदर कौन कौन सी उनकी क्या करनी है, आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिटेल में क्या आ जाता है, बेसिकली उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एक्सेट्रा, ये डिटेल्स आ जाती है, ताकि अगर किसी पर्सन को इस चीज का बेनिफिट लेना है वो जाके उस चीज का बेनिफिट ले सके। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस खत्म होती है विद रिगार्डिंग टू द कस्टमर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो हमने चीजें देखी थी, सबसे पहले तो हमने पॉलिसीज देखी थी विद रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स, उसके बाद हमने पॉलिसीज देखी विद रिगार्डिंग द चेक्स, उसके बाद हमने देखी ग्रीवेंस रिडर्सल पॉलिसी एंड इन पॉलिसीज को किस तरीके से आपने पब्लिसाइज करना है। उसके बाद हमने कुछ सर्विसेज डिस्कस करी, दैट आर द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड एट द काउंटर्स। उसमें हमने बैंकिंग आवर्स ऑफ बैंक ब्रांचेस, उन बैंकिंग आवर्स में चेंजेस आते हैं वो किस तरीके से होगा, कमेंसमेंट और एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग आवर्स किस तरीके से होगा, एंड एक्सटेंडेड बिजनेस आवर्स में कौन कौन सी नॉन कैश ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, हमने उस चीज को देखा। उसके बाद हमने ऐसे अकाउंट जो कि ओल्ड इनकैपेसिटेटेड पर्संस ओन करते हैं या ऑपरेट करते हैं, उनको किस तरीके से डील करा जाएगा, हमने वो देखा। उनके अंदर हमने देखा कि उनकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से लोग सिक ओल्ड इनकैपेसिटेटेड अकाउंट होल्डर्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद उनका ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होगा, हमने वो देखा। एंड आईबीए की ओपिनियन क्या है फॉर रिगार्ड ऑफ एनी पर्सन जिसके दोनों के दोनों हाथ क्या हो चुके हैं, किसी एक्सीडेंट या किसी भी कारण से वो लॉस हो चुके हैं, उस रिगार्डिंग किस तरीके से क्या कर सकता है बंदा, चेक्स या विड्रॉल्स करवा सकता है, हमने वो देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पर्सन की डिसेबिलिटीज है उनके लिए बैंक ब्रांचेस को और एटीएम्स पे क्या स्पेसिफिकली फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद विजुअली इंपेयर्ड पर्सन को कौन कौन सी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर करवाना कि जो भी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन हैं वो एटीएम फैसिलिटीज इजिली यूज कर सके, उसके लिए उन्हें क्या करना है, ब्रेल कीपैड्स की जो प्रोविजन है वो लेके आनी है। उसके बाद मेंटल डिसेबिलिटीज एक्ट के अंदर किस तरीके से जो भी ऐसे लोग जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं उनके अकाउंट्स किस तरीके से ऑपरेट करे जाएंगे, हमने उनकी गाइडलाइंस को देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक निकल के आता है दैट इज कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस, कि एक बैंक की टुवर्ड कस्टमर रिगार्डिंग इस कॉन्फिडेंशियलिटी क्या ऑब्लिगेशंस है। तो जो ये ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं, दे अराइज ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑन अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, कि बेसिकली बैंक्स और कस्टमर जब एक रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप साइन करते हैं कि मैं आपके पास अकाउंट खुला रहा हूँ, मैं आपके सर्विसेज ले रहा हूँ, उसी के अंदर एक क्लोज डाला होता है नोन एज द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पार्टी को पास नहीं करी जाएगी, बट उस लॉ की भी कुछ एक्सेप्शंस है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जरूर करा हुआ है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करोगे, बट कुछ एक्सेप्शंस है कि इन केसेस के अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, चाहे आपने क्या कर रखा हो, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो। उन जो 4 केसेस बेसिकली क्या आते हैं, वेयर डिस्क्लोजर इज कंपल्शन अंडर लॉ, कि आपको सपोज लॉ ने ही बोल दिया कि आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, तो आपको वो चीज डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, चाहे आपके साथ आपके पास कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। उसके बाद वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू द पब्लिक टू डिस्क्लोज, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। उसके बाद वेयर इंटरेस्ट ऑफ बैंक रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, उस केस में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एंड सपोज आपके कस्टमर है वो खुद ही कह देता कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर सकते हो, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर कर सकता है। इसके आप एग्जांपल ये भी लिख सकते हो, सपोज एक पर्सन था, उसका बैंक के अंदर केस, उसका कोर्ट के ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर उसका केस चल रहा है, उसके ऊपर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन लगी हुई है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो बैंक को आगे बोलते हैं कि जिसकी बैंक स्टेटमेंट की हमें डिटेल दो, या इसके एड्रेसेस की वगैरह की डिटेल दो, बिजनेसेस की डिटेल दो। उस केस में आपके ऊपर क्या है, कंपल्शन ऑफ लॉ है कि अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है वो आपको मानना ही पड़ेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बट एक ये चीज आती है कि अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो फॉर द क्रॉस सेलिंग पर्पस, आप उस केस में आप किसी भी थर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपके ऊपर ये माना जाएगा कि आपने कस्टमर कॉन्फिडेंशियल ऑब्लिगेशंस की क्या करी है, ब्रीच करी है। उसके साथ साथ बैंक्स को जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है कस्टमर से, वो सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है जो इंट्रूसिव हो, मतलब जो उनकी प्राइवेसी को हर्ट करती हो, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। एंड जो भी गाइडलाइंस है उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपने सिर्फ वो ही इंफॉर्मेशन उनसे लेनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने केवाईसी रिक्वायरमेंट्स के अलावा कोई बैंक से इंफॉर्मेशन ली है, कस्टमर से इंफॉर्मेशन ली है, तो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर नहीं जा सकती। रीजन भी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जाती हैं जो केवाईसी रिक्वायरमेंट के अंदर रहते रहते आपने ली है। इन केस आपने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ली है जो केवाईसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपने उस चीज को सेपरेटली कलेक्ट करना है और
प्योरली वो वॉलंटरी बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब कि आप कस्टमर को मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर चाहे तो वो करे, कस्टमर चाहे तो वो ना करे। एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त कस्टमर को बताना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, या हमें इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्या है, एंड हम इस इन्फॉर्मेशन को क्या किस कहाँ पे यूज करेंगे, उस चीज के लिए आपको क्या लेनी है, उस कस्टमर से परमिशन लेनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज संडे बैंकिंग। संडे बैंकिंग में बेसिकली क्या है कि जो रेजिडेंशियल एरिया बैंक है वो क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस संडे को भी खोल सकते हैं एंड संडे की जगह किसी और दिन छुट्टी कर सकते हैं। ये प्रोविजन कई जगह पे लागू होती है, लाइक कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पे जो नॉर्मल डेज हैं, लाइक संडे टू जो नॉर्मल वीक डेज हैं, मंडे टू सैटरडे, वो नहीं चलते हैं। कई जगह क्या है, मंडे को छुट्टी होती है बट सैटरडे संडे को सब कुछ ओपन होता है। तो उस केस में बैंक क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस को संडे को ओपन कर सकते हैं एंड जो संडे वाली छुट्टी है वो किसी और दिन दे सकते हैं। लाइक इस केस में जब सारी चीजें संडे की जगह मंडे को बंद है, तो बैंक्स भी ये कर सकते हैं, अपने आप को संडे को खोलकर मंडे को बंद रखें। तो उस चीज की हमें क्या कर दी गई, प्रोविजन प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है। सो कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस में क्या है, आपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को नहीं प्रोवाइड करोगे अनलेस आपको लो कंप्लाई कर दे। ठीक है। आपकी ड्यूटी बन जाए पब्लिक की तरफ, आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। इट इज इंटरेस्ट ऑफ बैंक टू डिस्क्लोज दिस रिक्वायरमेंट्स, उसके और या कस्टमर खुद ही कह दे। उसके अलावा किसी केसेस के अंदर आप इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन नहीं करोगे। उसके अलावा आप क्रॉस सेलिंग पर्पस के लिए अगर आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपने क्या करी है, कस्टमर कॉन्फिडेंशियल ऑब्लिगेशंस के आपने ब्रीच करी है। उसके बाद बैंक्स को ये इंश्योर कराना है जो भी इन्फॉर्मेशन ली गई है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है। इंट्रूसिव नहीं होनी चाहिए और गाइडलाइंस के अंदर अंदर रहते हुए आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इनकेस आपने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है जो केवाईसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर नहीं आते, तो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का भी पार्ट नहीं बनेगी। जो ये इन्फॉर्मेशन आपको सेपरेटली कलेक्ट करनी है, प्योरली वॉलंटरी बेसिस के ऊपर कलेक्ट करनी है एंड आपने कस्टमर को अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो किस पर्पज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा जा रहा है। एंड अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन कहीं यूज करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, कस्टमर से स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भाई तेरी हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, हमें जरूरत नहीं थी एज पर केवाईसी रिक्वायरमेंट, बट स्टिल हमने तेरे से इन्फॉर्मेशन ली थी, हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज करना चाहते हैं, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर कहेगा कि हाँ आप यूज कर सकते हो, तभी आप उस इन्फॉर्मेशन को क्या करोगे, यूज करोगे। उसके बाद आया था एक संडे बैंकिंग। संडे बैंकिंग में बेसिकली क्या है, बैंक चाहे तो संडे को अपना बैंक ब्रांच खोल के किसी और दिन वीकली हॉलीडे में वो क्या कर सकते हो, वर्किंग डे को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस वाज द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट हम गाइडलाइंस देखने वाले हैं विद रिगार्ड टू द फैसिलिटीज इन द सेविंग अकाउंट, की सेविंग अकाउंट के रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनकी गाइडलाइंस, उनके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस हमारे पास निकल के आती हैं। सबसे पहले फैसिलिटीज में आता है मिनिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक्स। मिनिमम बैलेंस में बेसिकली क्या होता है कि हर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगर हमारे साथ एक अकाउंट खोल रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आपको मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं, जिनके अंदर बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती, बट मोस्टली अकाउंट्स के अंदर आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बैंक्स को अपने कस्टमर्स को बताना है कि आपको कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा एंड इन केस आप अपना वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर कितने चार्जेस लगने वाले, कितनी पेनल्टीज लगने वाले, उस सभी चीजों को आपको क्या करना है, अपने कस्टमर्स को डिस्क्लोज करना है। ठीक है। उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं विद रिगार्ड टू द नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस। आपको ये गाइडलाइंस को फॉलो भी करना है एंड अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी करना है कि हम ये गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से क्या करा जाएगा, आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इन केस अगर वो बंदा डिफॉल्ट करता है तो बैंक्स को क्या करना है, कस्टमर को नोटिफाई करना है। कस्टमर को नोटिफाई करने के लिए आप एसएमएस, ईमेल, लेटर, कोई भी पर्पस यूज कर सकते हो एंड उसमें आपको बताना है कि आपका मिनिमम बैलेंस इतना था, आपका बैलेंस इससे नीचे हो चुका है एंड अगर आप एक महीने के अंदर अंदर उस चीज को रिस्टोर नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या लग जाएंगे, पेनल चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, रीजनेबल पीरियड प्रोवाइड करना है जिसके अंदर क्या करा जा सके, मिनिमम बैलेंस को रिस्टोर कराया जा सके। जो रीजनेबल पीरियड है वो एटलीस्ट 1 मंथ होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप अगले 15 दिन के अंदर रिस्टोर नहीं करा तो पेनल चार्जेस लग जाएंगे, दैट इज नॉट अलाउड। आपको एटलीस्ट 1 महीने तक का टाइम देना है ताकि वो क्या कर सके, अपना जो बैलेंस है मिनिमम बैलेंस ऊपर लेके जा सके। अगर वो 1 महीने के अंदर भी नहीं लेके जा सकता तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पेनल चार्जेस लगा सकते हो। आप चाहो तो रीजनेबल पीरियड 1 मंथ से बढ़ा सकते हो, लाइक आप 2 महीने कर सकते हो, बट आप उसको किसी भी तरीके से लेस देन 1 मंथ नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी आप पेनल चार्जेस के ऊपर पॉलिसीज बनाओगे वो बैंक से क्या होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है।
आपको क्या करना है, जो पेनल चार्जेस होने चाहिए वो शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होने चाहिए विद रिगार्ड्स टू द शॉर्टफॉल ऑब्जॉर्ब। लाइक आपको क्या करना है, जितनी आपकी शॉर्टफॉल होगी उसके ऊपर आप फिक्स परसेंटेज फिक्स कर लो कि अगर आपकी इतनी शॉर्टफॉल है तो हम आपसे इतने पेनल चार्जेस देने वाले हैं। उसके लिए आप एक स्लैब स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। स्लैब स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या हो सकता है, आप एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सपोज आपका मिनिमम बैलेंस अगर 1000 से कम है तो आपके ऊपर 1% चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अगर आपका मिनिमम बैलेंस 2000 से कम है तो आपके ऊपर 2% चार्जेस लगेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्लैब भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी आप ये पेनल चार्जेस लोगे वो रीजनेबल होने चाहिए, आपकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग है उसके लाइन के अंदर ही होने चाहिए। ये ना हो कि आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सपोज आपकी 0.5% आ रही है, पेनल चार्जेस आप 5% कलेक्ट करो, ये चीज अलाउड नहीं है। वो क्या होने चाहिए, रीजनेबल चार्जेस आपने क्या करने हैं, उनसे कलेक्ट करने हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर कराना है कि किसी भी पर्सन के सेविंग अकाउंट का बैलेंस सिर्फ इसलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करा एंड आपने उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए। उस केस में आपको उसका बैलेंस नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, तो दिस वाज रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग द मिनिमम बैलेंस। उसमें बेसिकली क्या, बैंक्स को इन्फॉर्म करना है कि उनकी क्या क्या पॉलिसीज है विद रिगार्डिंग द मिनिमम बैलेंस, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। कि डिफॉल्ट होता है, सबसे पहले कस्टमर को बताओ, कस्टमर को टाइम दो एटलीस्ट 1 महीने का कि भाई रिकवर करा दे, नहीं कराएगा तब पे पेनल चार्जेस लगाएंगे। जो पेनल चार्जेस होंगे वो बोर्ड अप्रूव करेगा। ठीक है, पेनल चार्जेस आप एक फिक्स परसेंटेज बेसिस के ऊपर लगा सकते हो, वो रीजनेबल होने चाहिए, आउट ऑफ द लाइन नहीं होने चाहिए। एंड जो भी उस पर्सन के सेविंग अकाउंट का बैलेंस है वो सिर्फ इसलिए नेगेटिव आपने नहीं करना है क्योंकि उसने अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करा एंड आपने उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए, वो चीज आपको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीन ओवरड्राफ्ट फॉर स्मॉल अकाउंट। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा निकालने की परमिशन देना। क्लीन मतलब उसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोलेटरल आपने एक्सेप्ट ना करना। सो आप स्मॉल अमाउंट्स के अंदर क्लीन ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो टू द कस्टमर जिनके डीलिंग्स क्या है, सेटिस्फैक्टरी हैं, विद द परमिशन ऑफ द ब्रांच मैनेजर। ठीक है, इस रिगार्डिंग बैंक्स क्या कर सकते हैं, अपनी स्कीम्स भी लेके आ सकते हैं टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। नेक्स्ट गाइडलाइंस आती है हमारे पास विद रिगार्डिंग टू द इशुएंस ऑफ पासबुक्स टू सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, जो स्मॉल कस्टमर्स हैं, देखो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल कस्टमर और लार्ज कस्टमर। जो स्मॉल कस्टमर है ना, वो बैंकिंग स्टेटमेंट्स की जगह ना पासबुक लेके ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके लिए बैंकिंग पासबुक को ऑपरेट करना ज्यादा इजी होता है। और दूसरी साइड अगर हम देखें लाइक बिग कंपनीज है तो वो पासबुक कब तक अपडेट करवाते रहेंगे, तो उनके लिए क्या इजी हो जाता है, बैंकिंग स्टेटमेंट्स इजी हो जाती है। सो इस केस में हम बात कर रहे हैं पासबुक टू द सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर, जो कि क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। तो बैंक्स को क्या करना है, जो भी अपने स्मॉल कस्टमर्स हैं उनको क्या करना है, पासबुक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है एंड उनको एनकरेज करना है कि वो टाइमली बेसिस पे क्या करे, अपनी पासबुक्स को अपडेट करवाते रहें ताकि उनको अपनी ट्रांजेक्शन पता लगती रहे। एंड इन केस उन्हें कोई ऐसी ट्रांजेक्शन लगती है जिससे पता लगे कि फ्रॉड हो चुका है, उसके ऊपर रेमेडियल एक्शन ले सके एंड साथ के साथ क्या करा जा सके, इन फ्रॉड्स को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद जो भी आप एंट्रीज करोगे इन द पासबुक वो क्लियर होनी चाहिए, लिजिबल होनी चाहिए एंड इंटेलिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पासबुक जो बैंक की कस्टडी में है वो सिक्योर फॉर्मेट के अंदर ही आपने उनको मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स ये भी इंश्योर करा सकते हैं कि वो मंथली बेसिस पे क्या करें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेजे इन लिeu ऑफ पासबुक। मतलब पासबुक, अगर एक पर्सन है जो कह रहा है कि आपने मुझे पासबुक दे दिया बट आप ऐसे करो मुझे पासबुक मत भेजो, मुझे उसकी जगह ना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेज दो, तो जो बंदा ये चीज ऑप्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको पीरियोडिकली बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी भेजनी है। ठीक है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक टारगेट डेट फिक्स कर सकते हो कि लाइक एवरी 30th ऑफ द मंथ आपको क्या कर दी जाएगी, स्टेटमेंट भेज दी जाएगी। तो आपको क्या करनी है, जो भी टारगेट डेट आएगी, जिस दिन टारगेट डेट ट्रिगर होगी उस दिन आपको क्या कर देनी है, उस कस्टमर को उसकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉरवर्ड कर देनी है। एंड अपने कस्टमर को ये बताना है कि भाई जो तेरी डेट है हमने वो ये फिक्स करी है, आपको जो स्टेटमेंट है वो इस डेट को आ जाया करेगी। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग पासबुक में क्या, स्मॉल कस्टमर्स को पासबुक दो, उन्हें बोलो टाइम टू टाइम बेसिस पे अपनी पासबुक फैसिलिटीज को अपडेट कराओ ताकि प्रिवेंट फ्रॉड्स को रोका जा सके। इन केस कोई कस्टमर है वो कह रहा है मुझे पासबुक नहीं चाहिए, मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, तो आप क्या करो, उन्हें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड कराओ। ठीक है, टाइमली बेसिस पे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टारगेट डेट सेट कर सकते हो एंड जो भी आप अपनी टारगेट डेट सेट करोगे वो क्या करना है, आपको अपने कस्टमर को बता देना है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आती हैं विद रिगार्डिंग द प्रिंटिंग ऑफ MICR कोड एंड IFSC कोड ऑन पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। MICR कोड की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ट्रांजेक्शन हो रही है, लाइक चेक्स हो रहे हैं, एक्सेट्रा हो रहे हैं, उनके लिए MICR कोड क्या होता है, जरूरी होता है। उसके साथ साथ अगर आपने कोई NFT या RTGS की ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए आपके लिए IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, एट दिस टाइम हम क्या करते हैं, जो MICR कोड है, जो IFSC कोड है, वो ऑलरेडी चेकबुक के ऊपर मेंशन होता है। उसके बाद बैंक्स को एडवाइस करा गया है ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकें ताकि
पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर भी MICR और IFSC की क्या करी जा सके, प्रिंटिंग करी जा सके, इस चीज की उनको क्या करी जा सके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ हमने गाइडलाइंस देखी विद रिगार्ड्स टू ऐसी फैसिलिटी जो कि सेविंग अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई सूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।